हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होता है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होता है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन बिजनेस। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। डिस्क्राइब द फैक्टर शेप द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो कल्चर कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चर को शेप करता है। एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन मेड बाय राइटर ऑन कल्चर। कल्चर के ऊपर कुछ राइटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे शीन हो गया, हैंडी, हॉफस्टेड। फिर एक्सप्लेन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके रिलेशनशिप क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिजनेस, सो ऑन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है। कल्चर में हमको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स पता पड़ते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बेसिक असम्पशन क्या है। ये सब हम किसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स क्या है, किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ने राइटर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो राइटर्स देखेंगे हम। डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। डेफिनेशन। देयर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर की बहुत सारी डेफिनेशन है। दिस इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, the specific collection of value and norms that are shared by people and group in an organization and that control the way that they interact with each other and with stakeholder outside the organization. Hills and Jones। तो स्पेसिफिक कलेक्शन है वैल्यू एंड नॉर्म्स, जहाँ पे पीपल और ग्रुप्स शेयर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसको कंट्रोल करते हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं ईच अदर स्टेक होल्डर के साथ या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वैल्यू और नॉर्म्स एक स्पेसिफिक कलेक्शन है, जहाँ पे लोग अपने थेट्स, अपने थॉट्स, आइडिया शेयर करते हैं इन अ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसको कंट्रोल करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या तो इनसाइड या आउटसाइड स्टेक होल्डर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन किसने दी, हिल्स एंड जॉब्स। द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर, हैंडी। अल्टीमेटली कल्चर मीन द सम टोटल ऑफ ऑल बेनिफिट्स। अल्टीमेटली कल्चर का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे जितने हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स एंड कस्टम दैट प्रिवेल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चर का मतलब होता है हमारे सारे बिलीव्स, हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे नॉर्म, हमारे कस्टम, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका सम टोटल। ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स own distinctive culture। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर है। एंड बिहेवियर acceptable in one organizational culture may be inappropriate in another। For example, some companies will expect staff to undertake additional work in their own time। कुछ कुछ कंपनी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है स्टाफ से कि वो एडिशनल वर्क करे उनके आउन टाइम के अंदर अंदर, वाइल अदर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता, ये डिपेंड कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर। Also, culture develop our time or can change instantly as a result of a single major event। Example, death of company founder, threatened, threatened का मतलब होता है धमकी देना, टेक ओवर एक्सेट्रा। तो कल्चर डेवलप आवर टाइम कैन चेंज, चेंज हो सकता है इंस्टेंटली फास्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगल मेजर इवेंट की वजह से कल्चर में चेंज आ सकता है। डेथ ऑफ कंपनी का फाउंडर, फाउंडर की डेथ हो गई, थ्रेट धमकी मिलने से। सेकंड आता है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं।
components of culture. There are three key elements to any organizational culture. हर एक organizational culture के अंदर ये three element क्या होते हैं, present होते हैं. There are three key elements to any organizational culture. हर एक organizational culture के अंदर ये three key element क्या होते हैं, present होते हैं. ये है organizational culture. सबसे पहले इसमें होता है a set of norms of behavior. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर उसके नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर क्या है उसको हम सेट करते हैं. सिंबल्स एंड सिंबॉलिक एक्शन क्या होते हैं और इसकी शेयर वैल्यू एंड बिलीफ्स क्या होते हैं. नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सिंबल का मतलब क्या होता है और शेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है. नॉर्म्स गाइड पीपल बिहेवियर सजेस्टिंग व्हाट इज और इज नॉट अप्रोप्रिएट डूइंग थिंग. एग्जांपल इनफॉर्मल ड्रेस कोड. तो नॉर्म्स हमको ये बताता है, नॉर्म्स गाइड करता है लोगों के बिहेवियर, नॉर्म्स गाइड करता है पीपल का बिहेवियर, उसको ये बताता है व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, राइट और रॉन्ग. एग्जाम्पल इनफॉर्मल ड्रेस कोड. तो नॉर्म्स क्या होता है, जनरली नॉर्म्स हमको गाइड करता है पीपल के बिहेवियर, सजेस्ट करता है कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है. सिंबल क्या बताते हैं हमको, symbol or symbolic action. Example rituals such as buying the office a cake on your birthday. तो symbol और symbolic action ये बताते हैं. Example rituals such as buying the office a cake on your birthday. आपके बर्थडे पे आपके ऑफिस वाले मेंबर आपके लिए जो केक लाते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबल और सिंबॉलिक एक्शंस को. शेयर वैल्यू एंड बिलीव्स क्या होता है, शेयर वैल्यू एंड बिलीव्स अंडरलाइन द कल्चर बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एग्जांपल बिलीफ इन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल. तो शेयर वैल्यू एंड बिलीव्स ये हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं बिलीफ इन इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल, कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पीपल या इंडिविजुअल्स. अ बिलीफ इन इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल्स. The factor that shape the culture of the organization. कौन कौन से फैक्टर्स है जो कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को शेप करते हैं, मतलब बनाते हैं. द फैक्टर दैट शेप द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जनरली यहाँ पे 6 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोस. 6 मेजर इन्फ्लुएंस हैं जो कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. The 6 major influences on the culture of an organization are as follows. First, size, technology, diversity, age, history, ownership. ये 6 ऐसे मेजर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द मेन फैक्टर दैट शेप कल्चर. ऐसे कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो कल्चर को शेप करते हैं, बनाते हैं. साइज. साइज का मतलब क्या होता है, हाउ लार्ज इज द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, फिजिकल साइज, एम्प्लॉय नंबर. साइज हमको यह बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है. हाउ लार्ज इज द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के टर्म्स में और प्रॉफिट के टर्म्स में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, फिजिकल साइज में कितना बड़ा है और उसके अंदर कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय का नंबर क्या है. ये कौन बताता है हमको, साइज. सेकेंड, टेक्नोलॉजी. How technologically advanced is the organization, either in terms of its product or its productive process. तो टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस है ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमको पता पड़ता है उसके प्रोडक्ट या प्रोडक्टिव प्रोसेस से. डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी, हाउ डाइवर्स इज द कंपनी, either in terms of product range, geographical spread or culture make up of its shareholder. डाइवर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कितनी फैली हुई है. तो हाउ डाइवर्स इज द कंपनी, ये हमको कैसे पता पड़ेगा, या तो वो प्रोडक्ट रेंज में कितनी फैली हुई है, डाइवर्सिफाई है. जोग्राफिकल स्प्रेड में वो कितनी डाइवर्सिफाई है, कल्चर में कितनी डाइवर्सिफाई है, मेक ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स. एज, how old is the business or manager of business do its strategic level decision,
मेकर हैव एक्सपीरियंस टू ड्रॉ अपॉन। तो एज क्या रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस के अंदर जो मैनेजर है वो ओल्ड है, उनके स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हिस्ट्री, व्हाट वर्क इन पास्ट, हमने पास्ट में क्या वर्क किया था। डू डिसीजन मेकर है पास्ट सक्सेस टू ड्रॉ, पास्ट के बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। आर दे विलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, तो पास्ट की एक्टिविटी या पास्ट के मिस्टेक से क्या करते हैं, लर्न लर्न करते और सीखते कि हमने क्या मिस्टेक करी थी। ओनरशिप, इज द ऑर्गेनाइजेशन आउंड बाय अ सोल ट्रेडर, ऑर्गेनाइजेशन को आउंड क्या सोल ट्रेडर ने किया है। देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, तो वहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर होते हैं। लार्ज क्या वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर है। तो ऑनरशिप ये बताता है क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को सोल ट्रेडर ने किया है, क्या वहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, क्या वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर है। तो ये ऐसे फैक्टर्स है जो कल्चर को शेप करते हैं, तो बनाते हैं कल्चर को। अदर इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, और कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कल्चर को। देयर आर अदर मोर subtle influences, the degree of individual initiative it is encouraged or our decision are is refer upward, the degree of risk tolerance, are manager only allow follow low risk strategies, clarity of direction, is there is a clear focus, are these clear objective and performance expectation, the degree of integration between groups, are different units encouraged to work together, are management aloof or approachable, is communication clear to lower level staff, reward system, are individual rewarded for succeeding, are reward based on performance criteria, conflict tolerance, are employee encouraged to air grievances, communication pattern, is there is a formal hierarchy, informal network है, formalization of clothing in office layout, कि ऑफिस का लेआउट कैसा है, क्या वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आर देयर स्ट्रिक्ट रूल्स कवर दिस, काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉय, कैसे टाइप के लोग हैं, काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉय, कैसे टाइप के लोग हैं, क्या ग्रेजुएट है, यंग है, ओल्ड है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राइटर्स ऑन कल्चर। कल्चर के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइटर्स ऑन कल्चर। तो कल्चर के ऊपर बहुत सारे राइटर ने कंट्रीब्यूशन दिया है। देयर आर थ्री राइटर you need to have knowledge of. First, Sheen, हैंडी, हॉफस्टेड। तो कल्चर की डेफिनेशन राइटर ने कंट्रीब्यूशन दिया है, फर्स्ट शीन, सेकंड हैंडी, थर्ड हॉफस्टेड। हॉफस्टेड, शीन की थ्योरी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है कल्चर के ऊपर। शीन आर्ग्यू दैट द फर्स्ट लीडर ऑफ अ कंपनी क्रिएट्स इट्स कल्चर। शीन ने यह बताया कि जो कंपनी का लीडर होता है, पहला जो कंपनी का पहला लीडर होता है, सबसे पहले वो क्रिएट करता है उसका कल्चर, कंपनी का कल्चर। फ्यूचर लीडर विल ओनली बी सेलेक्टेड इफ दे सपोर्ट हिज ओरिजिनल कल्चर। फ्यूचर लीडर को हम तभी सेलेक्ट करते हैं जब वो किसको सपोर्ट करते हैं, उसके ओरिजिनल कल्चर को। Thus, the link between culture and leadership is very strong and it can be very difficult to change. तो शीन ने ये आर्ग्यू करा है, जो कंपनी के फर्स्ट लीडर होते हैं सबसे पहले अपने कल्चर को क्रिएट करते हैं। फ्यूचर आने वाले जो हमारे लीडर हैं उनको हम तब सेलेक्ट करेंगे जब वो हमारे ओरिजिनल कल्चर को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कल्चर और लीडरशिप के बीच में, और इसको चेंज करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट है। Sheen further commented that if its leaders are to lead, it is essential that they understand the culture of the organization. In order to try and define culture, Sheen described three levels. तो शीन ने और डिस्क्राइब करा है कि जो लीडर हमको लीड करते हैं, इट इज असेंशियल दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उनको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब उनको समझ में आना चाहिए। इन ऑर्डर टू ट्राई एंड डिफाइन कल्चर, उनको कल्चर को डिफाइन करना चाहिए। तो शीन ने डिस्क्राइब करे हैं थ्री लेवल्स।
आर्टिफैक्ट्स, espouse values, बेसिक assumption एंड वैल्यू। तो शेन ने डिस्क्राइब करे 3 लेवल्स: आर्टिफैक्ट्स, espouse values, बेसिक assumptions एंड वैल्यू। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है? These are the aspect of culture that can easily seen, example the way that people dress। आर्टिफैक्ट्स एक ऐसा कल्चर है, आर्टिफैक्ट्स एक ऐसा एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम इजीली देख सकते हैं, इजीली सीन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। एग्जाम्पल द वे दैट पीपल ड्रेस, हम एम्प्लॉय की ड्रेस को देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। इजीली सी, इजीली सीन, उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे कोको कोला ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफैक्ट्स में एनकम्पास। तो कोको कोला ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफैक्ट्स हम किसको बोलेंगे? में एनकम्पास फिजिकल मैनिफेस्टेशंस, जैसे कंपनी का लोगो, उसको हम देख सकते हैं, वो क्या है? आर्टिफैक्ट्स। प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेन्स एंड द ड्रेस कोड ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो जिसको हम इजीली देख सकते हैं, इजीली सीन, उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। ये हमको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स क्या बताते हैं हम? आर्टिफैक्ट्स क्या बताता है? जिसको हम इजीली देख सकते हैं। espouse value, these are the strategy and goal of an organization including company slogan। तो espouse value एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के स्ट्रेटजीज बताते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या गोल्स हैं, स्ट्रेटजीज एंड गोल्स बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और कंपनी के स्लोगन्स बताते हैं, उसको हम बोलते हैं espouse values। बेसिक assumption एंड वैल्यू, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा हार्ड होता है। तो these are difficult to identify as they are unseen। बेसिक assumption वैल्यू को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड एग्जिस्ट मैंने अनकंसाइज 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 लेवल। तो जिसको हम इजीली नहीं देख सकते हैं, वो होते हैं बेसिक assumption एंड वैल्यू, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। New employee find the last level of culture the most difficult to understand। नए एम्प्लॉय को लास्ट लेवल ऑफ कल्चर समझना, अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट। एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक वैल्यू इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर टू फेलियर व्हेन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो बेसिक वैल्यू है, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या आ सकते हैं इसमें? फेल हो जाएंगे हम इम्प्लीमेंट को चेंज करने के लिए, ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट चेंज। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मार्क। Which of the following would not be classified seen as an artifacts? इनमें से कौन सा क्लासिफाई नहीं है seen as an artifacts? आर्टिफैक्ट्स इनमें से कौन सा नहीं है? ड्रेस कोड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम देख सकते हैं आर्टिफैक्ट्स से, करेक्ट है। डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइसेस, ये भी करेक्ट है। ऑफिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी हम देख सकते हैं, ये भी आर्टिफैक्ट्स हैं। करेक्ट आंसर इसका सी, स्टेटेड एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस। इसको हम इजीली नहीं देख सकते, तो ये क्या, ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर। दिस वुड बी क्लासिफाई वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसको क्लासिफाई कर रहा है? इसकी एस्पाउस वैल्यूज को क्लासिफाई कर रहा है। करेक्ट आंसर सी। सेकंड जो है राइटर आता है उसको हम बोलते हैं हैंडी। हैंडी पॉपुलराइज फोर कल्चरल टाइप्स। तो हैंडी ने फोर कल्चरल टाइप्स दिए। फर्स्ट पावर, सेकंड रोल, थर्ड टास्क, फोर्थ पर्सन। पावर, पावर कल्चर, पावर कल्चर डिनोटेड बाय ग्रीक गॉड Zeus, डिनोटेड बाय द ग्रीक गॉड Zeus। तो पावर कल्चर को हम किससे डिनोट करते हैं? Zeus। Here there is one major source of power and influence। तो पावर कल्चर को हम डिनोट करते हैं Zeus। जनरली पावर कल्चर में वहां वहां पर सिर्फ वन मेजर सोर्स ऑफ पावर होती है, मतलब वहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है मेजर सोर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस।
मेजर सोर्स ऑफ पावर को कंट्रोल भी करता है और इन्फ्लुएंस भी करता है पावर कल्चर में। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्मॉल ऑनर मैनेज बिजनेस, द ऑनर में स्ट्राइव टू मेंटेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल में जो एक स्मॉल ऑनर है वो अपने बिजनेस को मैनेज मैनेज करता है, उसके पास क्या है, मेजर सोर्स ऑफ पावर है और वो इन्फ्लुएंस करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसके पास पूरा कंट्रोल है उसके सबऑर्डिनेट्स का। तो इसको हम बोलते हैं पावर कल्चर। There may be few producers and rule of formal kind, staff take direction directly from the owner. तो जनरल यहाँ पे कुछ few procedures और rules होते हैं formal kind की तरह। यहाँ पे जो staff होते हैं वो direction ले सकते हैं directly किससे, owner से। Note that this is often found in organization with an entrepreneurial structure outlined in the last chapter। तो जनरली जो पावर कल्चर हमको देखने मिलता है वो जनरली हमको मिलता है एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो पावर कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे सिर्फ वन मेजर सोर्स ऑफ पावर है, जहाँ पे इंडिविजुअल पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हम बोलते हैं पावर कल्चर। एग्जाम्पल इसका है अ फैमिली रन रेस्टोरेंट। एक फैमिली रेस्टोरेंट को रन कर रही है, अ फैमिली रन रेस्टोरेंट। सबसे पहले वहाँ पे क्या है, वन मेजर सोर्स ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस। जो इंडिविजुअल जो ऑनर है पूरे फैमिली, जो उस फैमिली ने जो रेस्टोरेंट खोला है उस पूरे रेस्टोरेंट को सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पावर कल्चर। सेकंड आता है रोल कल्चर। रोल कल्चर क्या होता है, तो रोल कल्चर को हम डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय द ग्रीक गॉड एपोलो। रोल कल्चर को हम डिनोट करते हैं एपोलो से, अपोलो। रोल कल्चर को डिनोट करते हैं एपोलो से। In this version of culture, people describe their job by duty. जनरली रोल कल्चर में एक ऐसा टाइप ऑफ कल्चर है जो कि डिस्क्राइब करता है देयर जॉब बाय ड्यूटी। रोल कल्चर बताता है आपकी ड्यूटी क्या है, नॉट बाय इट्स पर्पस। सो जॉब डिस्क्रिप्शन डिक्टेट द वे वी डू थिंग्स अराउंड हियर। आपको बताएगा कि आपकी जॉब क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये कौन बताएगा, रोल कल्चर, जिसको हम डिनोट करते हैं एपोलो से, अपोलो से। दिस वुड बी सीन इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, where the structure determine authority and responsibility of individual and there is a strong emphasis on hierarchy and status। तो रोल कल्चर जनरली एक ऐसा कल्चर है जो डिस्क्राइब करता है आपकी ड्यूटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक इंडिविजुअल की ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये कौन बताता है, रोल कल्चर। दिस टेंड टू मोस्ट इफेक्टिव इन स्टेबल इन्वायरमेंट। जनरली हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टेबल इन्वायरमेंट्स वेयर द वर्क परफॉर्म बाय एम्प्लॉय रेयरली चेंज, जहाँ पे चेंज बहुत कम होता है। बेस्ट एग्जांपल इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बिग बैंक। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बिग बैंक एक तरीके से क्या है, रोल कल्चर है। वो आपको आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ऑथोरिटी बताते हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं रोल कल्चर। थर्ड है हमारा टास्क कल्चर। टास्क कल्चर क्या होता है, टास्क कल्चर को हम डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय द ग्रीक गॉड एथेना, एथेना। द emphasis here achieving the particular task at hand and many and staff may need to be flexible to ensure deadline are met। तो टास्क कल्चर को हम डिनोट करते हैं एथिना से। जो टास्क कल्चर है वो बताता है अचीविंग द पर्टिकुलर टास्क। टास्क कल्चर हमको बताता है कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना है। पीपल देयरफॉर डिस्क्राइब देयर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट दे आर अचीविंग। जो लोग अचीव करेंगे, टास्क कल्चर उसको बताएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, किसके टर्म्स में, जो उन्होंने अचीव करा उसके टर्म्स में। नथिंग इज अलाउड टू गेट इन द वे ऑफ टास्क accomplishment। दिस इज बेस्ट सीन इन प्रोजेक्ट टीम्स दैट एग्जिस्ट फॉर a specific task। तो टास्क कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो आपके पर्टिकुलर टास्क को बताएगा, अचीव करना है, अचीव द पर्टिकुलर टास्क। दिस इज बेस्ट सीन इन द प्रोजेक्ट टीम्स।
जनरली टास्क कल्चर हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? दिस इज बेस्ड इन प्रोजेक्ट टीम्स में देखने को मिलता है, जो कि एग्जिस्ट इसलिए होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो टास्क कल्चर हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? प्रोजेक्ट टीम्स, जो एग्जिस्ट इसके लिए होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच है। गूगल इज नोन फॉर इट्स प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच। फोर है हमारा पर्सन कल्चर। व्हाट इज पर्सन कल्चर? पर्सन कल्चर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय द ग्रीक गॉड डायनिसस। पर्सन कल्चर को हम किससे डिनोट करते हैं? डायनिसस से। Dionysus. This is sometimes called as extensional extension culture and is characterized by the fact it exists to satisfy the requirements of particular individual. तो पर्सन कल्चर ये डिफाइन करता है, पर्सन कल्चर इसलिए एग्जिस्ट है, सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। पर्सन कल्चर क्या है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। दिस इज नोन एज पर्सन कल्चर involved in the organization. Person culture is to be found in small. तो person culture generally हमको मिलता है small और highly participatory organization में, where individual undertake all the duty themselves. For example, a barrister in chamber it is found in an organization whose purpose is to serve the interest of individual within it. Such organization depend on the talent of the individual. तो हैंडी ने फोर कल्चरल टाइप्स दिए। पावर, पावर कल्चर को डिनोट करते हैं जीएस से। रोल कल्चर को डिनोट करते हैं एपेलो से। टास्क कल्चर को डिनोट करते हैं एथिना से। पर्सन कल्चर को डिनोट करते हैं डायनासिस से। पर्सन कल्चर का बेस्ट एग्जांपल है लॉ फर्म। लॉ फर्म, हेल्थ कंपनी और एकेडमिक रिसर्च टीम्स। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू identify the correct statement regarding handy cultural types from the following. इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो किसके रिगार्डिंग हो? हैंडी के कल्चरल टाइप्स से। रोल कल्चर टेंड टू फोकस नीड्स ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स है? जनरली जो ये डेफिनेशन है ये पर्सन कल्चर की है, ना कि रोल कल्चर की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। पावर कल्चर टेंड टू बी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज नंबर ऑफ पावरफुल मैनेजर। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। पावर कल्चर में ब्यूरोक्रेटिक नहीं होता, ये रोल कल्चर में होता है। पावर कल्चर टेंड टू ओनली वन मेजर सोर्स ऑफ पावर। पावर कल्चर में क्या होता है? एक जगह से क्या आ रही है? पावर आ रही है, वन सोर्स ऑफ पावर है। ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे होती है? जहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर कहाँ पे होते हैं? रोल कल्चर में होते हैं। तो ये भी सेकंड बी वाला ऑप्शन किसका? रोल कल्चर का। पर्सन कल्चर टेंड टू डेवलप इन स्मॉल हाईली पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। जो पर्सन कल्चर है, जो पर्सन कल्चर है वो डेवलप करता है, डेवलपिंग स्मॉल हाईली और पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पर्सन कल्चर। डी को भी चेक कर लेते हैं। रोल कल्चर नॉर्मली रिक्वायर स्टाफ टू फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू एंश्योर डेडलाइन आर मीट। ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत है। जनरली कहाँ पे होता है? ये होता है टास्क कल्चर में। तो टास्क कल्चर नॉर्मली रिक्वायर स्टाफ टू फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू एंश्योर डेडलाइन आर मीट। तो कहाँ पे होता है? ये टास्क कल्चर में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। आइडेंटिफाई टू डिसएडवांटेज दैट अ टास्क कल्चर कुड क्रिएट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको दो ऐसे डिसएडवांटेज को आइडेंटिफाई करना है जो टास्क कल्चर होने से होता है। तो आइडेंटिफाई टू डिसएडवांटेज दैट अ टास्क कल्चर कुड क्रिएट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा। टास्क कल्चर में काम करने का, वर्क करने का स्ट्रेस ज्यादा आएगा, तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। सेकंड यहाँ पे होगा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज इन एन एफर्ट टू गेट द जॉब फिनिश ऑन टाइम। जनरली यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आपको आपकी जॉब फिनिश करनी टाइम पे। तो जनरली ये इसके डिसएडवांटेज है टास्क कल्चर के। थर्ड जो हमारे राइटर है जिन्होंने कल्चर के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसको बोलते हैं हॉफस्टेड। क्या बोलते हैं? हॉफस्टेड। हॉफस्टेड। हॉफस्टेड लुक
For national differences between our 1 lakh of IBM employee in different parts of the world in an attempt to find aspect of culture that might influence business behavior. तो हॉफस्टेड ने नेशनल डिफरेंस बताया है। हॉफस्टेड ने रिसर्च करी 1 लाख आईबीएम एम्प्लॉयज के जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। उसने पता लगाया है इन अटेम्प्ट टू फाइंड एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। उसने पता लगाया कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस बिहेवियर। ही फाउंड 4 traits और कल्चरल डायमेंशंस। तो हॉफस्टेड ने 4 traits कल्चर डायमेंशन को बताया है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? लुक एट द एक्सटेंट टू विच पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप्स। सम कल्चर आर मोर कोहेसिव देन अदर। एग्जांपल, एंग्लो-सैक्सन culture are generally more individualistic than the collectivist culture of South America. High individualism indicate high individualism indicate that staff expect to be assessed on their own achievement and performance. Low individualism or collectivism would mean that staff expect to be assessed on a group basis and prefer the organization to set group goal. इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म क्या बताता है? तो जनरली ये बताता है अगर हाई इंडिविजुअलिज्म होएगा, इससे क्या होगा? स्टाफ एक्सपेक्ट टू असेट ऑन देयर own अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। अगर हाई इंडिविजुअलिज्म होएगा तो जनरली हम उनको असेस करेंगे उनके खुद के इंडिविजुअल के खुद के अचीवमेंट्स और इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस पे। लो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म होएगा, इसका मतलब क्या है? हम स्टाफ को एक्सपेक्ट करेंगे, हमको असेस करेंगे ग्रुप बेसिस या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बेसिस पे। तो अगर लो इंडिविजुअलिज्म होएगा तो हम उनको एक्सपेक्ट या असेस करेंगे ऑन अ ग्रुप बेसिस या ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप ग्रुप गोल्स के बेसिस पे। सेकंड आता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, यूए इंडेक्स। डील विद अ सोसाइटी टॉलरेंस अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी। फ्रांस एंड जापान यूज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं। रिड्यूस अनसर्टेनिटी बिकॉज दे डिसलाइक। तो फ्रांस एंड जापान में क्या होता है? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। High uncertainty avoidance culture will not like to act outside their normal job description or role. They prefer to be directed by management like formal rules and guidelines. Low uncertainty avoidance culture will be prepared to take more risk and go beyond their comfort zone. They tend to dislike bureaucracy as it sti- stifles stifles initiative. अगर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है, इसका मतलब क्या है? विल नॉट लाइक टू एक्ट आउटसाइड देयर नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल। अगर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है तो हम अच्छे से आउटसाइड एक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे जो नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन है और रोल्स। तो हम उसका आउटसाइड एक्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? दे प्रेफर डायरेक्टेड बाय मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट को डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मल रूल्स और क्या आएंगी? गाइडलाइंस। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है, इसका मतलब क्या है? पीपल टू टेक मोर रिस्क एंड गो बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन। अगर लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है, इसका मतलब क्या है? हम ज़्यादा रिस्क लेंगे और हम हमारे कंफर्ट जोन में जाना पसंद करेंगे। दे टेंड टू डिसलाइक ब्यूरोक्रेसी एज इट स्टिफाइल्स इनिशिएटिव। तो जनरली हम ब्यूरोक्रेसी को क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे, रूल्स और प्रोसीजर को। थर्ड आता है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस क्या होता है? पीडी इंडेक्स। The extent to which the less powerful member of an organization and institution accept and expect that power is distributed unequally. तो पावर डिस्टेंस ये बताता है अगर एक लेस पावरफुल मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, इससे क्या होगा? इससे जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी अनइक्वल, मतलब जो पावर है उसको हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। Example, South American society difference in power but tolerate more than in the North European culture. South American society
डिफरेंस है पावर, और वो टॉलरेट करता है ज़्यादा किसमें, मोर देन द नॉर्थ यूरोपियन कल्चर। हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है, इसका मतलब क्या है, expect to answer to powerful manager and do not expect to have any democratic input into decisions that are made। अगर हाई पावर डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर, इसका मतलब है वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा पावरफुल मैनेजर को, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट टू एनी डेमोक्रेटिक, और वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक हमेशा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब वो डिसीजन लेंगे तब। लो पावर डिस्टेंस कल्चर, इसका मतलब क्या है, expect to be involved with decision making process। लो पावर डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, मतलब कि हम वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और वहाँ पे सुपरविजन बाय मैनेजर भी क्या हो जाएगा, हमको कम डायरेक्ट करेंगे, एंड वांट लेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय मैनेजर्स। फोर्थ आता है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। फोर्थ आता है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। Masculine culture is one where the distinction between role and value of gender is large and the male focus on work। तो masculine culture एक ऐसा culture है जहाँ पे हम distinction या difference करते हैं between the उनके role या value of gender के बीच में। तो generally is large and the male focus on work। तो masculinity का मतलब है कि generally हम ज़्यादा focus करते हैं कि मेल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, काम करें, male focus on work। Power and success, wherein feminine culture difference between gender role is much smaller। कि हम मेल को ज़्यादा सैलरी दें, बोनस दें, इससे वो क्या आएंगे, सेटिस्फाई आएंगे अपने जॉब के अगेंस्ट। एम्प्लॉय इन मस्कुलिन कल्चर कैन बी मोटिवेटेड बाय ऑफरिंग देम जॉब ड्यूटी। तो जो एम्प्लॉय है मस्कुलिन कल्चर के अंदर, उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको हम नई नई अपॉर्चुनिटी दें, नई नई जॉब ऑफर करें, जॉब एंड टाइटल्स, जिससे उनका स्टेटस और स्टेटस इंक्रीज होगा, और उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, इंक्रीज स्टेटस एंड पे राइजेस, एज दिस व्हाट द कल्चर विल। स्टाफ इन feminine culture will be motivated work life balance, quality of life, relationship at work। जो स्टाफ है हमारे फेमिनिन कल्चर में, उनको हम कैसे मोटिवेट करेंगे, हम उनको ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस दें, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दें, और एक अच्छा वर्क के अगेंस्ट अच्छा रिलेशनशिप दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, रिलेशनशिप एट वर्क। Most recently, two additional dimensions have been added to Hofstede model: long-term orientation versus short-term orientation, and second, indulgence versus restraint. Indulgence versus restraint. Long-term orientation versus short-term orientation. Society with a long-term orientation focus on future rewards। जो सोसाइटी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन पे जनरली फोकस करेगी अपने फ्यूचर रिवॉर्ड्स पे, विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन सेविंग, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फोकस रहेगा सेविंग के ऊपर, persistence and the ability to adapt the changing circumstance। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कल्चर है, उनका फोकस रहेगा ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट कंसर्न। तो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कल्चर उनका फोकस रहेगा पास्ट और प्रेजेंट का क्या कंसर्न है, सच एज रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, सोशल ऑब्लिगेशन एंड सेविंग फेस। इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट। Indulgent society allow relatively free gratification of basic and natural human drive related to enjoying life and having fun। तो जो इंडल्जेंट सोसाइटी है वो आपको अलाउ करेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैविंग फन। और रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे। मोर रेस्ट्रेंट सोसाइटी सेपरेशन ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स रेगुलेटेड बाय मीन ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपने स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स के करके इम्प्लीमेंट कर। Looking at the Hofstede traits, choose the classification that most closely fits Great Britain। ओके, तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक इसके लिए बेस्ट है, और स्मॉल पावर डिस्टेंस और मस्कुलिन रोल्स। इंडिविजुअलिस्टिक, स्मॉल और मस्कुलिन। Anna has recently moved to country A to head up a newly created research। एना जो है उसने रिसेंटली मूव करा है कंट्री ए,
और वहाँ पे उसने एक न्यूली क्रिएट करी अपनी एक रिसर्च टीम. She quickly discovered that her staff seemed unwilling to make major decisions for themselves and expect her to monitor their work closely. Okay. Which of the following feature of Hofstede culture dimension अन्ना स्टेप डेमोन्स्ट्रेट इनमें से कौन सा फीचर है हॉफस्टेड का? हाई इंडिविजुअलिज्म से, लो पावर डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स से, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है या फेमिनिटी? करेक्ट आंसर इसका मतलब वहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, मतलब वहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, ज्यादा है. द वर्कर आर डेमोन्स्ट्रेटेड डिसलाइक ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी जनरली यहाँ पे वर्कर है वो अनसर्टेनिटी को ज्यादा डिसलाइक कर रहे हैं. वहाँ पे लो पावर डिस्टेंस है, ऐसे में दे वुड नॉट वांट अन्ना टू सुपरवाइज देयर वर्क क्लोजली. ऐसे में वो जो अन्ना है उसको वर्क को सुपरवाइज नहीं करने देंगे, सुपरवाइज देयर वर्क क्लोजली. The informal organization and its relationship with the formal organization. In the last chapter, we looked at the concept of the formal structure of an organization. These have been designed by management to try and ensure the organization meets its goal. Now we need to look at the informal organization. The informal organization is the network of relationships that exist within an organization. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन. दिस नेटवर्क इवॉल्व ओवर टाइम एंड टेंड टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मेंबर ऑफ स्टाफ. तो जनरली जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, जनरली फ्रेंडशिप ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है बिटवीन मेंबर ऑफ स्टाफ. These relationships are often across division. An informal organization represent to some degree within all formal organization. Think of the informal organization as being an aspect of the organization culture. The advantage and disadvantage of informal organization. Informal organization के advantage क्या है? सबको मोटिवेशन आएगा, तो बेटर मोटिवेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा फ्रेंडशिप मेंबर स्टाफ बीच में, तो अच्छा कम्युनिकेशन आएगा, बेटर कम्युनिकेशन. प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल. डिसएडवांटेज इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनएफिशिएंट है. अपोजिशन टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड. द ग्रेफाइन इफेक्ट. पोटेंशियली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहेगी, ज़्यादा रूमर फैलेगा, स्प्रेड टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Conformity. Advantage and disadvantage of the informal organization. Advantage: if manager can work with the informal group. अगर एक मैनेजर वर्क करता है इनफॉर्मल ग्रुप में और या उसके डिपार्टमेंट में, ऐसे में क्या होगा, देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी. ऐसे में उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, हाई लेवल मोटिवेशन, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. इंटरडिविजनल कम्युनिकेशन शुड बी बेटर टू द इनफॉर्मल नेटवर्क. इनफॉर्मल नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो इंटर डिविजनल कम्युनिकेशन वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. दिस कुड लीड टू इंक्रीज इनोवेशन. इससे इनोवेशन इंक्रीज होएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी. दिस शुड हेल्प द कंपनी सक्सीड. इससे कंपनी को प्रॉफिट आएगा और कंपनी की ग्रोथ होगी. द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो हेल्प मेंटेन कन्फर्मिटी इन ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इससे आपको हेल्प हो सकती है और कन्फर्मिटी मेंटेन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन. For example, employee will be unlikely to dress too casually if other in the company are likely to disapprove. Disadvantage: if the formal structure is in conflict with the informal structure, the organization may end up being insufficient at meeting its objective. This can arise due to, example, formal line of communication being blocked as informal line of communication are more efficient and become more important. If manager try to implement change, they may find opposition from not only the formal but also the informal organization. Example, change in one division may lead to company-wide unrest as word of the changes spread through the informal network, and other divisions start to be concerned that they will be next. The grapevine effect.
The informal organization may also encourage conformity. This means that employee may be unwilling to perform too well in case it shows up less productive member of the staff. This will harm the efficiency of the organization. Which of the following statement correct? कौन सा statement सही है? Informal relationship are shown on organizational chart. Okay. Informal relationship within an organization can be across division. Second statement is correct. Informal relationship within an organization can across division. जो informal relationship है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक डिवीजन में होती है. Informal relationship within an organization can be across division. हर एक डिवीजन में क्या है? Informal relationship है. तो करेक्ट आंसर इसका बी. The informal organization can either enhance or hold back the business. Manager need to aware of informal structure and ensure that they adapt the formal structure to complement the formal informal one. Maintain a looser formal structure so that informal structure can thrive. At the very least, take account of informal structure in decision making. Informal groups क्या होता है? If a manufacturing department has split itself into two informal groups, output is in decline. The decline output could have nothing to do with the formal structure, but be due to lack of integration of the whole division due to opposition groups. Rather than changing the formal structure, management could, for example, mix member of two cliques on training course. So try and reduce the impact of informal organization. तो चैप्टर की समरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स देंगे. नॉर्म्स क्या होता है? सिंबल, शेयर वैल्यू. कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को? साइज, टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी, एज, हिस्ट्री, ओनरशिप. राइटर में कौन कौन से थे? शीन, हैंडी, हॉफस्टेड. हॉफस्टेड. According to Sheen, there is a strong link between culture and fill in the blanks. Which word or words best fill in the blank? Management style, leadership, diversity, the size of the organization. The correct answer is leadership. According to Sheen, there is a strong link between culture and leadership. जो बाकी के फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे कल्चर को, शीन ने किसमें बिलीव करा था कि स्ट्रॉन्ग लिंक होता है लीडरशिप एंड कल्चर के बीच में. Each company is analyzing its corporate culture. It has found that many of its staff believe main purpose of companies to simplify earn as much profit as possible, and therefore they are willing to provide high quality service to customer. According to Shin, यहाँ पे कौन सा level of culture each company identify करा? What level of culture is each company identify? Espouse values, artifacts, basic assumption, value, power. तो जनरली यहाँ पे बेसिक assumption वैल्यू है जिसको हम इजीली नहीं देख सकते हैं, which can not be easily seen. Basic assumption value. Correct answer is C. Basic assumption value उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. वो एग्जिस्ट एक अनकंसाइसनेस लेवल के लिए. करेक्ट आंसर इज सी. कंट्री बी हैज अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 10,000 सोल्जर. कंट्री बी के पास क्या है? 10,000 सोल्जर्स है. ईच सोल्जर हैज अ सीरीज ऑफ क्लोजली डिफाइंड ड्यूटी एंड टास्क. क्लोजली डिफाइंड ड्यूटी एंड टास्क हमने कहाँ पर पढ़ा था? तो जनरली कहाँ पे होता है? ये होता है रोल कल्चर में. ओके. आर एक्सपेक्ट टू फुलफिल ऑन रेगुलर बेसिस. आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हैंडी, विच टाइप ऑफ कल्चर दिस कंट्री भी आर्मी डेमोन्स्ट्रेट. तो यहाँ पे कौन सा कल्चर है? यहाँ पे रोल कल्चर है. रोल कल्चर वैल्यू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ड्यूटी. रोल कल्चर में हम इंडिविजुअल ड्यूटी की परफॉर्मेंस करते हैं. करेक्ट आंसर इज ए, रोल कल्चर. The staff in country G dislike their manager interfering their work. According to Hofstede, this means that the culture is masculine, high uncertainty avoidance, low power distance, collective. तो country G में क्या है? Low power distance.
द ब्लूम फैमिली own चेन ऑफ स्टोरेज कंट्रीज। ब्लूम फैमिली का खुद का चेन ऑफ स्टोरेज कंट्रीज। दे आर अवेयर देयर staff dislike using new technology as it conflict with their long held working practices. According to Hofstede model, this indicates the culture in country H. कंट्री एज के अंदर कौन सा कल्चर इंडिकेट करता है? शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन? नो। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर। अ कल्चर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन जनरली कंसर्न होता है, मेंटेन करता है ट्रेडिशन, इसलिए इसका आंसर क्या है? शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। इंफॉर्मेशन में पास informally between individual within an organization, sometimes leading to spread of inaccurate rumor. This is known as which word where words fill the gap. ये कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था इनफॉर्मल, फॉर्मल, कॉर्पोरेट या ग्रेफाइन। जहाँ पे रूमर होता है, इनएक्यूरेट होता है, वो कहाँ पे होता है? जनरली ग्रेफाइन इफेक्ट में होता है। जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो जनरली क्या होती है? इनएक्यूरेट होती है और रूमर होता है। करेक्ट आंसर इज द ग्रेफाइन इफेक्ट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13। Okay. Company R is a manufacturing company where most workers are part of same unit. Okay. Employees prefer to negotiate pay and condition as a group rather than it being negotiated on one-to-one basis with management. Okay. For R company, select combination dimension. तो R company में कौन सा है? पावर डिस्टेंस हाई लो है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, इंडिविजुअलिज्म से या मैस्कुलिनिटी? तो जनरली कंपनी आर के लिए है C2। C2 का मतलब क्या है? वहां पे वर्कर प्रेफर कर रहे हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं कलेक्टिवली। इसका आंसर क्या है? कि वहां पे इंडिविजुअलिज्म क्या है? लो है। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्कर है वो प्रेफर कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं साथ में मिलकर, जज कलेक्टिवली रादर देन इंडिविजुअलिज्म। तो वहां पे जो इंडिविजुअलिज्म से वो क्या है? लो है। ओके। Company S operate a large call center. The staff member have stated their preference to have detailed script provided by management. This script can help the employee to deal with any unexpected query or objection that may arise when talking to customer. कंट्री एस के लिए कौन सा डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई होता है? कॉम्बिनेशन डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो कंपनी एस के यहाँ पे जो होता है वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। यहाँ पे क्या है? हाई है। कंपनी एस में अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है? हाई है। एम्प्लॉय जनरली डिसलाइक कर रहे हैं, एम्प्लॉय जनरली डिसलाइक अनएक्सपेक्टेड इंडिकेटर। तो यहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। कंपनी टी हैज रिलेटिवली फ्यू मैनेजर as most staff members are felt to be self-motivated and trustworthy. When decisions are made by manager, employees expect to have chance to state their opinion and have this taken into account by their manager. कंट्री टी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई होगा? इसके लिए यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे पावर डिस्टेंस क्या है? लो है। तो कंट्री टी के लिए जो पावर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? लो है। एम्प्लॉय यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन मैनेजमेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे जो और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है? लो पावर डिस्टेंस। Company U has recently been involved in pay negotiation with member of its workforce. Its manager have discovered that most employees simply wish to be paid more or be given new job title. They seem uninterested in additional holiday or offer flexible working arrangement. The following are dimensions used by Hofstede to classify different types of organization culture. तो कंपनी यू के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन डायमेंशन अप्लाई होता है? यहाँ पे होता है जो मस्क्यूलिनिटी है, मस्क्यूलिनिटी जो है यहाँ पे वो क्या है? हाई है। D1 इज द करेक्ट आंसर। जनरली यहाँ पे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं मनी और स्टेटस से रादर देन वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे मस्क्यूलिन कल्चर क्या है? हाई है। तो ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का आंसर है। ओके। तो हमारा चैप्टर 3 ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन बिजनेस क्या होता है? कंप्लीट होता है। Thanks for watching this video.